कैसे आप सब। आइए हम एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं सोशल साइंस का क्लास 8th का। देखिए आपके एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और अपना रिवीजन बिल्कुल ऐसे करना है कि क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाए। जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे सिर्फ उनको तैयार करना है अब लास्ट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे से पूछा गया है, व्हाट वाज द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडरेट्स बाय लीडर्स लाइक तिलक, पाल एंड लाजपत राय। देखिए सबसे पहले बात की गई है, जो लीडर्स थे तिलक, पाल और लाजपत राय जैसे, इनको हम लाल बाल पाल भी बोलते थे। लाल बाल और पाल के नाम से फेमस थे ये तीन लीडर, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे। ये डायरेक्ट एक्शन की एडवोकेसी करते थे। तो इस एक तरह से आप कह लो ये अग्रेशन पॉलिटिक्स करते थे। देश को आज़ाद कराने में इनका रोल ये था कि ये चाहते थे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लें, ये ना करें कि हम उन्हें पिटिशन भेजें या टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वो इनफेक्टिव है और स्लो प्रोसेस है। तो बेसिकली इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस एक क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा थोड़ा डीपली गया है। मतलब एक तरह से आप मान लो कि आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा जब आप ये आंसर दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। बेसिकली दो तरह के लीडर्स होते थे। एक वो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने में बिलीव करते थे, बड़ा एक्शन लेने में बिलीव करते थे, जो करते थे कि आंदोलन किया जाए, उनका विरोध किया जाए। और एक होते थे जो बात करने में बिलीव करते थे। तो जो डायरेक्ट एक्शन लेने में बिलीव करते थे, मैंने आपको सबसे बड़े एग्जांपल्स दे दिए। लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन बड़े लीडर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बात करने में विश्वास करते थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले और आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, आपके दादा भाई नरोजी हो गए। ये सब आपके बिलीव करते थे बात करने में या सेंडिंग पिटिशंस जो होती थी उसमें, या नेगोशिएट करने में, इन सब में बिलीव करते थे। बेसिकली होता क्या था, 1908 जब 1908 के बाद तिलक जी जेल चले गए थे ना, बाल गंगाधर तिलक ये जेल चले गए थे। इसके बाद एक ऐसा दौर आ गया था जिसमें बहुत अग्रेशन ख़त्म हो गया था, फ्रीडम फाइटर्स स्लो पड़ गए थे। तो उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई वो मॉडरेट लीडर्स ने चलाई। तो मॉडरेट लीडर्स को ही यहाँ पर कहा गया है, सिर्फ मॉडरेट्स। तो पूछा गया है कि क्या प्राइमरी क्रिटिसिज्म है जो कहा गया है इन तीनों के द्वारा मॉडरेट्स लीडर के प्रति। तो मॉडरेट लीडर को इन्होंने तीनों ने क्या कहा था कि इनके पास देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, इनकी पॉलिटिक्स प्रेयर्स की है, ये सिर्फ प्रेयर करना जानते हैं, एंड लैक ऑफ डायरेक्ट एक्शन, और इनके पास कमी है डायरेक्ट एक्शन की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिफॉर्मर इज मैंशनड इन द पैसेज फॉर सेटिंग अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा। देखिए कैलकाटा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने कलकत्ता जाके काफ़ी पैसेज फॉर सेटिंग अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा, काफ़ी लड़कियों के स्कूल्स के लिए काफ़ी काम किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 3, विच लीडर फ्रॉम बिहार जॉइंड द रिबेल सीपॉइज, एंड सीपॉइज मतलब सिपाही, एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर सेवरल मंथ्स। देखिए कुंवर सिंह बिहार से थे और ये ही थे जो कुछ मंथ के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, सिपॉइज बनकर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्री स्ट्रक्चर इन पाठशाला वेयर द रिच पेड मोर एंड द पुअर पेड लेस। ऑप्शन ए हमारे पास है, इट इंश्योर्ड दैट द गुरु अर्न अ फिक्स्ड इनकम रिगार्डलेस ऑफ द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड्स। नहीं, ये गुरु की इनकम के लिए, अर्निंग के लिए नहीं था ये। इट रिफ्लेक्टेड द कम्युनिटी ड्रिवन एंड इंक्लूसिव नेचर ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव नेचर ऑफ एजुकेशन को दर्शाता है। मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ऑल इकोनॉमिक ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। जो गरीब है वो कम पैसे देगा, जो अमीर है वो ज़्यादा देगा। इस हिसाब से हम सभी एक्सेसिबल होंगे, भले ही वो किसी भी इकोनॉमिकल ग्रुप से आता हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए हमारे पास है, दे यूज प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल के यूज़ कैसे कर सकते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। दे डिपेंड ऑन मरीन रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, मरीन रिसोर्स भी नहीं यूज़ कर सकते यार। पानी में कोई भी रिसोर्स, पानी का अगर मरीन का है
तो वो कैसे यूज़ होगा? दे यूज़ मिनरल ओर एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स। बिल्कुल सही बात है। मिनरल ओर्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी जिसमें मिनरल ओर्स का यूज़ किया जाएगा एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स। तो गुड्स मतलब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन में अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो मिनरल ओर्स का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन पिरामिड? देखो पॉपुलेशन पिरामिड अपने नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स। देखिए सो हाई तक तो ठीक था, लेकिन इन टॉल बिल्डिंग्स की बात करते ही ये थोड़ा गलत हो गया। ऑप्शन सी, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरियाज। देखिए कोई भी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लार्ज अर्बन एरिया में तो वो पिरामिड कैसे बनाएगा? तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ। देखिए डायग्राम की यहाँ पे बात नहीं कही गई, ये कॉन्सेप्चुअली एक टर्म है जो प्रैक्टिकली शो करती है इन रियल लाइफ। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन बिल्कुल सही आंसर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको इसके पीछे का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपके एग्ज़ाम पास है, आपको अपने अच्छे क्वेश्चंस इसमें से चूज़ करने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। आप 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब आपको करने पड़ेंगे 4 क्वेश्चन, लेकिन उन 4 से आप कम से कम 16 क्वेश्चन बना दो। इस तरह से उन 4 क्वेश्चन को याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। इमेजिन यू आर अ पॉलिसी मेकर वर्किंग टू प्रोटेक्ट आदिवासी राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड आदिवासी लैंड राइट्स? तो ऑप्शन ए हमारे पास है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है अगर आप पॉलिसी मेकर हो किसी प्रोटेक्ट आदिवासी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, आप किस इफेक्टिव वे को चुनेंगे बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड आदिवासी लैंड राइट्स, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी और आदिवासी लैंड राइट्स को भी। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, अलाउ इंडस्ट्रीज टू टेक ओवर आदिवासी लैंड्स बट प्रोवाइड देम विद मॉनेटरी कंपनसेशन। देखिए अगर हम इंडस्ट्रीज़ को अलाउ कर देंगे आदिवासी लैंड को लेने के लिए और फिर मॉनेटरी कंपनसेशन आदिवासीज़ को देंगे, तो इस तरह से आदिवासी हर बार खुश नहीं होंगे। तो ये कोई एक ऐसा वे नहीं है जो बैलेंस करता हो। नेक्स्ट ऑप्शन बी हमारे पास, इन्वॉल्व आदिवासी कम्युनिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग एंड इंश्योर फेयर रिहेबिलिटेशन बिफोर लैंड एक्विजिशन। ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है हमारे पास। ऑप्शन सी डी देख लेते हैं एक बार। रीलोकेट ऑल आदिवासीज टू अर्बन एरियाज टू इंटीग्रेट दैम इनटू मॉडर्न सोसाइटी। देखो हम रिलोकेट नहीं कर सकते आदिवासीज को मॉडर्न सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए ये हमारी जिम्मेदारी होगी फिर, और ज़रूरी नहीं है वो सर्वाइव कर पाए, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उनको, मतलब वो कंपेटेबल नहीं रहे पूरी मॉडर्न सोसाइटी के साथ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, स्टॉप ऑल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन एरियाज वेयर आदिवासी लिव। देखो अगर इंडस्ट्रियल एरिया रोक देंगे आदिवासी जहाँ रह रहे हैं, तो भी ये एक कोई बैलेंस तरीका नहीं है जिसमें बैलेंस हो जाए दोनों चीज़ों का। इसमें पूछा गया है कि बैलेंस हो, दोनों चीज़ों का फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आदिवासी का फ़ायदा, आदिवासी लोगों का फ़ायदा हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इन्वॉल्व आदिवासी, आदिवासियों को की कम्युनिटी में से डिसीजन मेकिंग जो कमेटी या कोई भी होगा उसमें इंश्योर किया जाए कि आदिवासी कम्युनिटी के लोग होंगे और वो फेयर, वो एक पक्षपात ना करके निष्पक्ष रिहेबिलिटेशन बिफोर एंड लैंड एक्विजिशन, उनके लैंड को लेने से पहले डिसीजन मेकिंग में वो अपना पार्ट रखें, जिससे कि हम एक निष्पक्ष निर्णय ले पाए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कुड बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस? ऑप्शन ए, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट कंपनीज टू मैनेज वाटर सप्लाई। देखो डिपेंडेंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू मैनेज वाटर सप्लाई ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। ऑप्शन बी, प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड बेटर अर्बन प्लानिंग। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं, वेस्ट वाटर साइकिलिंग रिसाइकलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, बेटर अर्बन प्लानिंग हो सकती है। ये सब हमारे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है इम्पोर्ट वाटर फ्रॉम अदर कंट्रीज़, ये कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है। एंड क्योंकि बाहर से हम अगर पानी मंगाएंगे तो ऐसे तो पानी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी ना। एनकरेज द यूज़ ऑफ बॉटल्ड वाटर एज एन अल्टरनेटिव टू म्यूनसिपल सप्लाई। देखो वाटर बॉटल कहाँ तक साथ देगी, म्यूनसिपल सप्लाई बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो हमें सिर्फ प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन द गवर्नमेंट प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ वाटर बाय वेल्थियर सिटीजन्स while ensuring enough supply for proper poorer communities? ऑप्शन ए, देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि गवर्नमेंट कैसे प्रिवेंट करेगी ओवर यूज ऑफ वाटर बाय वेल्थियर सिटीजन्स, जो थोड़े अमीर लोग हैं उनके द्वारा फालतू में जो पानी खर्च किया जाता है उस चीज को गवर्नमेंट कैसे रोकेगी उस चीज को यूज करना, जबकि वाइल इंश्योरिंग इनफ सप्लाई फॉर पुअर कम्युनिटीज, और कैसे इंश्योर करेगी कि पुअर कम्युनिटीज को बराबर पानी मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, इम्पोज हायर वाटर चार्जेस फॉर एक्सेसिव यूज एंड इन्वेस्ट दैट मनी इन पब्लिक वाटर सिस्टम। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्ट लग्जरी होटल्स फ्रॉम यूजिंग मोर देन 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन। देखो किसी को रिस्ट्रिक्ट करना ये सही तरीका नहीं है, फिर चाहे वो लग्जरी होटल हो, तो फिर चाहे वो लग्जरी होटल हो, तो आप 50 लीटर्स तक उसको लिमिट नहीं कर सकते। कट ऑफ वाटर सप्लाई टू वेल्दी एरियाज ड्यूरिंग द समर। देखो ये भी कोई सही तरीका नहीं है कि कितना भी अमीर या कितना भी गरीब हो वहां से पानी की सप्लाई कट ऑफ कर दी जाए। ऑप्शन डी, फोर्स प्राइवेट कंपनीज टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू स्लम्स। ऐसे प्राइवेट कंपनीज को भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो पानी दे, ये कोई तरीका नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, और कंपनीज के पास भी पानी कहाँ से आएगा जब सप्लाई नहीं होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, इम्पोज हायर वाटर चार्जेस, थोड़े पैसे ज़्यादा लगाएंगे एक्सेसिव यूज़ पर, और इन्वेस्ट दैट मनी इन पब्लिक वाटर सिस्टम। पब्लिक वाटर सिस्टम पर वो पैसा जो कमाया जाएगा, फालतू पैसा पानी खर्च करने पर जो आएगा, वो पब्लिक वाटर सिस्टम में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी? देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी आपके सिलेबस में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो चैप्टर है। ऑप्शन ए हमारे पास है कि क्यों प्राइमरी कॉज बताना है, एक्सप्लोजन ऑफ पेस्टिसाइड फैक्ट्री ड्यू टू एन अर्थक्वेक। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हुआ था। ऑप्शन सी हमारे पास है, फ्लडिंग ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ड्यू टू हैवी रेन। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। ए फायर आउटब्रेक इन अ नियर बाय केमिकल वेयर हाउस। ऐसा भी नहीं हुआ था। देखिए फैक्ट ये है कि लीकेज ऑफ हाईली पॉइजनस गैस कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनेट ये लीक हो गई थी, और ये बहुत खतरनाक गैस थी। इसके बाद जो दुर्घटना घटी वो मतलब दुनिया में याद की जाती है एज अ ब्लैक ब्लैक ट्रेजेडी, एक तरह से कह लो आप। लीकेज ऑफ हाईली पॉइजनस, देखो लिखा तो है गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत ही खतरनाक गैस। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू वर अ पॉलिसी मेकर व्हाट रेगुलेशन वुड यू इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट ट्रेजेडीज लाइक द भोपाल गैस ट्रेजेडी? अगर आप पॉलिसी मेकर हो तो आप क्या रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी को रोकने के लिए? ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज सेफ्टी ट्रेनिंग ड्यूरेशन एंड एनफोर्स स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस सेफ्टी लॉज। बिल्कुल सही है, ये तो यूज करेंगे ही करेंगे। बाकी और देख लेते हैं। अलाउ इंडस्ट्रीज टू रेगुलेट देयर ओन सेफ्टी। ओन सेफ्टी, अगर हम रेगुलेट ओन उनकी खुद की सेफ्टी को उनके ऊपर ही छोड़ देंगे तो वो कुछ ना कुछ लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ रेगुलेशंस करेंगे ज़रूर। कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी अगर हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स, अवॉइड ओवर क्राउडिंग। देखो लोगों को कम करने से कोई सेफ्टी पर्पस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ भीड़ कम हो जाएगी जैसे इसमें लिखा है, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। अगर बात लीकेज पर आती है तो लोगों के कम होने से लीकेज थोड़ी रुक जाएगी। ऑप्शन डी, बैन ऑल फॉरेन कंपनीज फ्रॉम सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया। देखो अगर फॉरेन कंपनीज को बैन कर देंगे तो सर्कुलेशन कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो हमारे पास रेगुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी लॉज अच्छे होने चाहिए, और वो ऑप्शन ए में बात की गई है। वो ऑप्शन ए में बात की गई है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज अ फैक्ट्री इन योर सिटी वाज फाउंड वायलेटिंग सेफ्टी लॉज। अगर आपके शहर में कोई ऐसी फैक्ट्री पाई जाती है आपको जो सेफ्टी लॉज को वायलेट कर रही है, बट इट प्रोवाइडेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, और वो थाउजेंड्स ऑफ जॉब दे रही है, हाउ शुड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड? तुम्हारे हिसाब से कैसे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? शट डाउन द फैक्ट्री इमीडिएटली इवन इफ इट रिजल्ट्स इन जॉब लॉसेस। देखो अगर कोई फैक्ट्री है और उसमें हजारों लोगों को जॉब दे रखी है उस फैक्ट्री ने, तो अचानक से उसे बंद नहीं कर सकते, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे एक तरह से, परिवार के परिवार।
ऑप्शन बी है अलाउ द फैक्ट्री टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग विदाउट चेंजेस टू अवॉइड इकोनॉमिक डिसरप्शन। ऐसा भी नहीं है कि हम उसे चलने दें क्योंकि वो इकोनॉमिकली इफेक्ट करेगी, अगर बंद कर दी तो उस पर कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम उसे चलने देने की परमिशन दे सकते हैं। ऑप्शन सी फोर्स द फैक्ट्री टू अपग्रेड इट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स व्हाइल इंश्योरिंग वर्कर्स कीप देयर जॉब्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। हमें उस पर प्रेशर डालना होगा, हमें उस पर प्रेशर इस बात का डालना होगा कि वो अपनी सेफ्टी में अपग्रेडेशन लाएं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, वाइल इंश्योरिंग कि इस बात को ध्यान रखते हुए कि एक भी वर्कर की जॉब ना जाए, वर्कर्स कीप देयर जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट लेसन कैन इंडस्ट्रीज लर्न फ्रॉम द भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्या ऐसा एक लेसन हो सकता है जो इंडस्ट्रीज भोपाल गैस ट्रेजेडी से सीख सकती हैं। तो इंडस्ट्रीज क्या सीख सकती हैं? ऑप्शन ए फैक्ट्री शुड बी बिल्ट इन क्राउडेड अर्बन एरियाज। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि क्राउडेड एरियाज में वो फैक्ट्रीज को बनाना लगे बेटर वर्क प्लेस के लिए, बेटर वर्क फोर्स के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है कंपनी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का यूज कम करें, ऐसा तो कहीं नहीं है, लीकेज की वजह से हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो हम क्या सीखते हैं? गवर्नमेंट शुड अवॉइड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो डेवलपिंग कंट्रीज में अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो वो डेवलप कैसे होगी? तो ऑप्शन बी में लिखा है सेफ्टी रेगुलेशंस, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी प्लान्स आर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। बिल्कुल सही है, सेफ्टी रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, इमरजेंसी प्लान्स होने चाहिए, क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ये सब सीखा है हमने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू आर अ ब्रिटिश ऑफिशियल ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आप एक ब्रिटिश ऑफिशियल होते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग अनरेस्ट। तो जो बढ़ता उपद्र था उपद्रवाद था, उसके खिलाफ आप कैसे रिस्पॉन्ड करते अगर आप ब्रिटिश ऑफिशियल होते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर? तो ऑप्शन ए हमारे पास है इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर लॉज एंड सप्रेस प्रोटेस्ट फोर्सफुली। लोगों को दबाते और स्ट्रिक्ट रूल बनाकर। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी है इग्नोर द मूवमेंट। मूवमेंट को इग्नोर ही कर देते, एज्यूमिंग इट वुड इवेंचुअली लूज मोमेंटम, कि वो अपने आप ही अपना जो मोमेंटम है, अपनी जो पावर है वो खो देगा। कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं होता, कोई भी आंदोलन अपने आप बंद नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है। ऑप्शन डी है बैन ऑल इंडियन रन इंस्टीट्यूशंस एंड रिप्लेस देम विद ब्रिटिश कंट्रोल वंस। ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ करने से कि इंडियन रन इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको रिप्लेस कर दे ब्रिटिश कंट्रोल वन से, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था आंदोलन पर। ऑप्शन बी है ट्राई टू नेगोशिएट विद लीडर्स लाइक गांधी टू एड्रेस ग्रीवेंसेस। देखो गांधी जैसे बड़े लीडर से नेगोशिएट करना ही सही तरीका होता है जब कोई उपद्रवाद बढ़ता है या आंदोलन बड़े बनते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट लेसन कैन मॉडर्न मूवमेंट्स लर्न फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन ए नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैन बी पावरफुल टूल अगेंस्ट ऑपरेशंस। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कौन सा लेसन हम सीखते हैं ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे मूवमेंट से, मॉडर्न मूवमेंट्स में? कैन लर्न, व्हाट लेसन कैन मॉडर्न मूवमेंट्स लर्न। मॉडर्न मूवमेंट्स जो होते हैं, जो भी आंदोलन होते हैं, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारे पास कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैन बी ए पावरफुल टूल अगेंस्ट ऑपरेशंस। अगर हमें किसी चीज के खिलाफ जाना है तो नॉन वायलेंट जो आ, आपके नॉन वायलेंट का मतलब है आपकी मार पिटाई, जितना भी आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन होता है बिना हथियार उठाए, वो भी एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है, एज अ पावरफुल टूल बन सकता है आपके पक्ष में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसी तरह से लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ऑलवेज लीड टू इमीडिएट सक्सेस। ऐसा कुछ नहीं है, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इमीडिएट सक्सेस नहीं लाते। ऑप्शन सी इकोनॉमिक बायकॉट्स एंड सिंबॉलिक जेस्चर्स हैव नो रियल इम्पैक्ट। ऐसा भी नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इकोनॉमिक बॉयकॉट्स एंड सिंबॉलिक जेस्चर हैव अ बिग रियल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जब तो ऑप्शन ए में कहा गया नॉर्मल पावरफुल टूल है। ऑप्शन डी गवर्नमेंट शुड हैव ऑलवेज यूज फोर्स टू सप्रेस पब्लिक मूवमेंट्स। नहीं, गवर्नमेंट को कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फोर्सफुली सप्रेस करें किसी पब्लिक मूवमेंट को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड नहीं है। सीमेंट भी एग्रो बेस्ड नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बिल्कुल सही है, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है।
ठीक है, पोर्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इफ यू वर डिजाइनिंग एन एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन बोथ गांधीजी's एंड टैगोर्स आइडियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट अप्रोच? ऑप्शन ए, सिस्टम फोकस्ड ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंडियन सब्जेक्ट्स लाइक संस्कृत एंड फिलोसफी। ऐसा नहीं है, गांधी जी और टैगोर ये दोनों ही मॉडर्न और एंशंट के मिक्सचर, इन दोनों के थॉट जो थे वो एक मिक्सचर था, मतलब मॉडर्न और कल्चरल चीज़ों को एक साथ लेके चलने का। तो ऑप्शन बी, ए सिस्टम दैट इंक्लूड्स बोथ बोथ साइंस एंड आर्ट्स वाइल प्रमोटिंग इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही साइंस, आर्ट और इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो ऐसे ही सिस्टम ये बनाते। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में कहा गया था स्ट्रिक्ट वेस्टर्न स्टाइल। स्ट्रिक्ट वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सही नहीं होगा इंडियन एलिमेंट्स के लिए, जिसमें कोई भी इंडियन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो वो इंडियंस के लिए वो कैसे बेहतर होगा? तो गांधी जी और टैगोर का आइडिया कुछ ऐसा था जिसमें सब चीज़ें हो, साइंस भी हो, मॉडर्न आर्ट भी हो, आर्ट भी हो, प्रमोटिंग इंडियन वैल्यूज भी हो, कल्चर भी हो। और ऑप्शन डी में जो कहा गया है कि सिस्टम दैट रिमूव्स ऑल मॉडर्न एजुकेशन, अगर हम ऑल मॉडर्न एजुकेशन को हटा देंगे, सिर्फ फोकस करेंगे प्रैक्टिकल वर्क पर, तो भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, हम थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं कर पाएंगे, हाइपोथेटिकली चीज़ें कुछ नहीं होंगी, कुछ सोच नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल रह जाएगा सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं लिखूंगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं इसको लिखने लगूंगा अगर, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से इस पर रिसर्च कर रखी है। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर? बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। The Muslim League Resolution of 1940, also known as the Lahore Resolution, नोट करो, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लाहौर रिजोल्यूशन? ठीक है, तो मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940 ही लाहौर रिजोल्यूशन था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट एक। ये क्या था? डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट मांगना चाहते थे। यहां तक एक पॉइंट हो गया आपका। It stated that Muslims were a distinct nation and should have independent territories where they could govern themselves according to their own culture, traditions and religion. ये चाहते थे कि ये कहते थे, इन्होंने कहा, इसमें कहा गया, इस मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन में कहा गया कि मुस्लिम्स एक अलग डिस्टिंक्ट नेशन चाहता है और एक अलग इंडिपेंडेंट टेरिटरी के साथ ऐसा ऐसी जगह चाहता है जहां पर ये खुद अपने मुस्लिम्स ही गवर्न करें, मुस्लिम्स अलग हो जाएं, इनकी बाउंड्री भी अलग हो जाए और अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन के हिसाब से जिए। जो भी इनका कल्चर और ट्रेडिशंस और रिलीजन इनको अलाउ करता है, उस हिसाब से ये अपने लॉ बनाए। ये बिल्कुल कटना चाहते थे। तो ये कटना इन द सेंस कि ये बिल्कुल देश से अलग होना चाहते थे। तो यही मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन था। और ये सभी मुस्लिम्स की नीड नहीं थी, ना ही ये सभी मुस्लिम्स की एक इच्छा थी। ये मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी इच्छा थी। तो उसके बाद चीजें मैनिपुलेट की गई और आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट? राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती। इनके सोशल आइडियाज क्या थे? जो पीपल, मतलब फॉलोइंग पीपल जो इन राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती किन सोशल आइडियाज को सपोर्ट करते थे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सामने, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट? पहला है हमारे पास, पहला हमारे पास राजा राममोहन रॉय जी। राजा राममोहन रॉय जो थे, ये इनकी जो इनका जो सोशल आइडिया था वो था कि ही सपोर्टेड द अबोलिशन ऑफ सती। इन्होंने सती एबोलिशन स्टार्ट की, वुमेन्स एजुकेशन स्टार्ट की, एंड द प्रमोशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग। मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग, अगर ये आप ये वर्ड भी याद कर लेंगे ना और 1 पॉइंट डाल के, मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग, अबोलिशन ऑफ सता, अबोलिशन ऑफ सती, सॉरी सता बोल दिया मैंने, पॉइंट थर्ड, worked for social reforms, worked for social, he worked for social reforms
एंड फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे पॉइंट डाल देंगे 5, तो भी आपके 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे के पास टाइम शायद कम होगा, इसलिए उसने मेन पॉइंट लिख दिए। ठीक है, तो जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको एज अ पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ फालतू में ऐसे अंडरलाइन नहीं कर रहा, आप देख लेना। एवोल्यूशन ऑफ सती एक पॉइंट हो गया, वुमेन्स एजुकेशन एक पॉइंट हो गया, दूसरा मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग, क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया है कि सोशल आइडियाज क्या थे। मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग एक डायरेक्ट पॉइंट है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग लिख सकते हैं, वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स लिख सकते हैं, फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लिख सकते हैं, ही आल्सो एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज, विडोज रीमैरिज लिख सकते हैं। ये पॉइंट है आपके। एंड द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में फैलाना इन्हीं की एक इच्छा थी कि आप लोगों को पता चले कि एजुकेशन में कहाँ तक ग्रोथ हो चुकी है। स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी सोशल मतलब उनके सोशल आइडियाज क्या थे। आइए जानते हैं। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रिटर्निंग टू द वेदास एंड अपोज आइडियल वर्शिप। देखो उनका काम था कि आइडिया ऑफ रिटर्निंग टू द वेदास, बहुत फेमस लाइन है, रिटर्निंग वेदों की ओर चलो, बहुत फेमस लाइन है। ये किसकी लाइन थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। अपोज आइडियल वर्शिप, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, I oppose ideal worship, caste-based discrimination, social evils like child marriage, जो भी सामाजिक बिल्कुल खराब चीजें थी, बच्चों की शादी कराना। ही फाउंडेड द आर्य समाज टू प्रमोट एजुकेशन, आर्य समाज टू प्रमोट एजुकेशन। ये सोशल आइडियाज हैं, इसी से तो पता चलता है कि इनके सोशल आइडियाज क्या हैं। ये जो लाइन लिखी है यही पॉइंट है आपके, मैं फिर कह रहा हूँ। स्पेशली फॉर वुमेन and worked for the upliftment of society, worked for the upliftment of the society through Vedic teachings। देखो वैदिक, ये वेदों की ओर लौटना चाहते थे। जो हमारे एंशंट स्क्रिप्चर्स हैं, एंशंट टेक्स्ट हैं, वेदास, उनकी तरफ लौटने के लिए इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि जो आइडियल वर्शिप हो रही है, जो भी पूजा पाठ हो रहा है, जो भी जो भी मूर्ति पूजा हो रही है, इन सब के खिलाफ थे। ये कहते थे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कहते थे सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, प्रमोट किया एजुकेशन को, स्पेशली फॉर वुमेन, और वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। इन्होंने काम किया सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए वैदिक टीचिंग से थ्रू। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है वैदिक टीचिंग से थ्रू। तो जो जो मैंने लाइन लिखी है ना, आप इसको ऐसे दोबारा से बता रहा हूँ, 1 2 3, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ऐसे करके एक एक वर्ड का भी लिख सकते हैं, एक एक लाइन का भी लिख सकते हैं, और पेपर में आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 है। वाई आर पीपल कंसिडर्ड अ रिसोर्स? पीपल रिसोर्स को कंसिडर ही क्यों करते हैं? देखो क्यों करते हैं। वाई आर क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर की तरफ पढ़ते हैं। People are considered a resource because their skills, knowledge and abilities help in the development of country। जो आपकी रिसोर्स की स्किल है, कंसिडर रिसोर्स बिकॉज देयर स्किल, जो स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटीज हैं, हेल्प करने में डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री की डेवलपमेंट में जो एबिलिटीज हेल्प करती हैं, स्किल हेल्प करती है, नॉलेज हेल्प करती है, उसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं रिसोर्सेज को। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड, दे कंट्रीब्यूटेड दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। देखो क्या है कि जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। किसका यूज करके? टेक्नोलॉजी का यूज करके। पढ़ लिख के आप बीटेक करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन हाउस खोलोगे, आप फैक्ट्री खोलोगे, आप बिजनेस करोगे। प्रोवाइडिंग सर्विस, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराओगे, जॉब करोगे, एमएनसी में वर्क करोगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। जो लोगों का विकास होगा रिसोर्स का, वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और हेल्प करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ बेटर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने में एक बेटर यूटिलाइजेशन को प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपका इसलिए जरूरी हम कंसिडर करते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, पीपल आर कंसिडर्ड रिसोर्सेज बिकॉज देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड, when people are educated and trained, they contribute to economic growth by using technology, producing goods and providing services। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको जो भी क्वेश्चन सही लगे, आपको लगे कि भाई बहुत मेहनत से लिखे हैं आंसर, तो जो भी आपको लगे
कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट लगे तो वो नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। What were the different social, economic, and historical reasons that made families and communities hesitate or refuse to send girls to school, even though people understood that education is important for the progress of society? जब लोगों को पता था कि प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोगों ने लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजा? ये तो एक कॉमन सा सवाल होना चाहिए। जब व्हाट वर द डिफरेंट सोशल, क्या सोशल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल रीजन रहे होंगे फैमिलीज और कम्युनिटीज के लिए कि वो झिझकते थे लड़कियों को स्कूल भेजने में, जबकि उन सोसाइटी को ये पता था कि सोसाइटी की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उन्होंने क्यों लड़कियों को एजुकेशन के लिए रोका? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सही क्वेश्चन है, बिल्कुल डीप क्वेश्चन है। अगर मैं इसको डीपली तरीके से समझाऊं सिर्फ इन शब्दों का यूज करके जो मैंने लिखे हैं, तो आइए आंसर करते हैं। Families and communities hesitated to send girls to school due to, the reason is, first reason है social reason, क्या है? People believed that girls should only do household work. लोगों को लगता था स्टार्टिंग में कि गर्ल्स सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है और उन्हें कोई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू एजुकेट। ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिस्ट्रिक्टेड देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जो एक दिमाग में वहम चला आ रहा था लोगों के, ऑर्थोडॉक्स चला आ रहा था, एक तरह की साइकोलॉजिकल सोच बन चुकी थी कि, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कि मेल ज्यादा ऊपर होते हैं, फीमेल थोड़ा लो होती हैं, मेल प्रोमिनेंट होते हैं, मेल डोमिनेटिंग होते हैं, फीमेल कुछ नहीं होती, फीमेल बस घर रहने के लिए बनी है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो था, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये रिस्ट्रिक्ट करता था उनकी अपॉर्चुनिटीज को, उनको उनकी सीखने की कला को ये रिस्ट्रिक्ट करता था, रोकता था, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे? ये तो हमारे पास थे सोशल रीजंस, सोशल रीजंस सामाजिक, सामाजिक कारण। और इकोनॉमिक रीजंस क्या है? पुअर फैमिलीज प्रिफर टू एजुकेट बॉयज। देखो, जो गरीब लोग थे वो सोचते थे कि लड़की की तो शादी हो ही जाएगी, तो हमारे पास बचेगा कौन? लड़का। तो हम लड़के को पढ़ाते हैं तभी तो वो हमें आगे बढ़ा पाएगा। तो पुअर फैमिलीज प्रिफर टू एजुकेट बॉयज एज दे वर सीन एज फ्यूचर ब्रेड विनर्स। देखो, ब्रेड विनर्स क्या होते हैं? जो पाल पोषण करेगा। वाइल गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू मैरी एंड नॉट अर्न। तो उन्हें पता ही था ये दूसरे के घर जाएगी, तो हम इस पर पैसा क्यों खर्च करें? ये इकोनॉमिक रीजन हो गए हमारे, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, आर्थिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हिस्टोरिकल रीजन। अब ऐतिहासिक रीजन क्या रहे? ऐतिहासिक रीजन रहे इन कॉलोनियल टाइम, जब कॉलोनी बसी थी आके, ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, तो एजुकेशन फोकस्ड मेनली ऑन बॉयज। तो लोगों ने सिर्फ लड़कों को पढ़ाने की तरफ ध्यान दिया, एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स डिस्करेज्ड गर्ल्स फ्रॉम स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स, फियरिंग सोशल क्रिटिसिज्म। वो डरते थे कि लोग उन्हें क्या कहेंगे अगर उनकी लड़की घर से बाहर निकली, कि इनकी लड़की कैसी है, ये सब। तो वो डरते थे, ट्रेडिशनल नॉर्म्स बनते गए, डिस्करेज्ड गर्ल को डिस्करेज करने का, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल रीजन रहा कि लोगों को देखम देख जो चीजें सीखते आए, तो वो एक कॉलोनियल टाइम से चीजें ऐसी ही होती आ रही थी, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये आपका आंसर हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं छोटा कर देता हूँ, ले लो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। वाई आर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज एंड नॉट इन टाउन एंड रूरल एरियाज? तो मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट schools आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज बिकॉज, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। आंसर लिखा है हायर डिमांड, जो एक हायर डिमांड है,
सिटीज हैव मोर पीपल हु कैन अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन। देखो प्राइवेट एजुकेशन महंगी है हमारे देश में सिर्फ इस वजह से क्योंकि कॉलोनीज हमारे देश में अंग्रेज लोग रह के गए हैं, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ही खराब कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी होती चली गई। तो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए शहरों में लोग काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए एक कारण है कि हाई डिमांड एक बड़ा कारण है। एंड हेल्थ केयर मेकिंग देम प्रॉफिटेबल फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। हेल्थ केयर वहीं पे ज़्यादा इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, अमीर ज़्यादा होंगे, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस कारण से हायर डिमांड की वजह से एक कारण ये हो गया कि स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स शहरों में सिचुएटेड है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज नीडेड फॉर रनिंग हॉस्पिटल्स एंड स्कूल एफिशिएंटली। देखो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो शहरों में ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध हो पाती हैं, आपके ट्रांसपोर्ट हो, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो या अदर फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल को रन करने में और स्कूल को रन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। देखो शहर में हमारे पास जो लोग हैं वो पढ़े लिखे तो हैं ही, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी है, तो क्वालिफाइड भी हैं और एक्सपीरियंस भी है और प्रोफेशनल लेवल पर वो काम भी कर चुके हैं। तो डॉक्टर एंड टीचर्स प्रेफर वर्किंग सिटीज ड्यू टू बेटर सैलरीज, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलती है, करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है एंड इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस। देखो लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है शहर में रहने से। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ लेकिन मैं गांव में पढ़ाता हूँ, जितने भी जो भी बड़ा होता है वो शहर की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा मिलती है और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो आप इस आंसर को कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब सेक्शन डी की तरफ आ गए हैं हम, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। तो विच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस सच एज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मेक इट सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं और कौन से ऐसे रीजन है जो जैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से ऐसे मेन रीजन कि हम उसको मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कहते हैं और क्या उसको इम्पोर्टेंट बनाता है एंड दैट मेक इट सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसे क्या इंपॉर्टेंट बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर 22 का है और हमारे पास ये रहा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो द ब्लैक बोन जिसे कहा गया है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एक सेकेंड, ये भी बहुत ज्यादा हो गई। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं, इस चीज को याद रख लेना। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये आपका अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, तो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, स्टील इज यूज टू मेक मशीनरी, मशीनरी में यूज होती है। हम इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टील इज यूज टू मेक मशीनरी टूल्स, मशीन्स के टूल्स बनाने में, एंड इक्विपमेंट इजेंशियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल्स में, कंस्ट्रक्शंस में, मैन्युफैक्चरिंग में। इन इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज होती है टेक्नोलॉजी, आयरन एंड स्टील का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि बिना इन इंडस्ट्रीज में यूज हुए उसका कोई रोल नहीं रहता। ये कौन सी इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज है जो टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करने में अगर आयरन स्टील का यूज हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई उसकी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री इकोनॉमिकली कैसे ग्रोथ प्रोवाइड कराती है, तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ कंट्रीज जीडीपी थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, ये लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट देती है,
तो ये जो एम्प्लॉयमेंट देती है, जो पैसा जनरेट करती है, वो इकोनॉमी में डायरेक्ट हेल्प करता है, तो देश की जीडीपी को बढ़ाता है। और हम जब देश से बाहर सामान भेजते हैं, आयरन एंड स्टील का उत्पाद करके वो बाहर भेजते हैं प्रोडक्शन को, तो फिर वो एक्सपोर्ट का पैसा देश में आता है, उससे टैक्स बनता है, तो वो एक बहुत बड़ा जीडीपी में ग्रोथ होती है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो गई। तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ जो हेल्प करता है इकोनॉमिकली। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इकोनॉमिकली ऐसे हेल्प करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होता है? स्टील इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग। देखो, बिल्डिंग्स के लिए स्टील बहुत जरूरी है, ब्रिजेस के लिए बहुत जरूरी है स्टील, है ना, रेलवेज के लिए बहुत जरूरी है, रोड्स के लिए जरूरी है, बिल्डिंग्स के लिए जरूरी है। किस कैसी कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए स्टील जरूरी नहीं है? विच आर क्रूशियल फॉर अ नेशंस प्रोग्रेस। देश का जब विकास होता है तो चीजें बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसमें स्टील और आयरन का यूज ना होता हो। नेक्स्ट, ये हमारा पॉइंट हो गया पहला, टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दूसरा इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सपोर्ट टू अदर इंडस्ट्रीज। ये कैसे सपोर्ट करती है? इंडस्ट्रीज लाइक शिप बिल्डिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस रेली हेविली ऑन स्टील फॉर प्रोडक्शन। देखो, स्टील प्रोडक्शन का देखो, जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक शिप बिल्डिंग, जहाज बनाते हैं पानी के, डिफेंस में यूज होती है, एरोस्पेस में, प्लेन्स में यूज होती है, इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है स्टील प्रोडक्शन। तो इस सपोर्ट टू अदर इंडस्ट्रीज, ये जो अलग इंडस्ट्रीज हैं टेक्नोलॉजी से, या सरकारी डिपार्टमेंट है जो, इन इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये एक तरह का सपोर्ट हो गया अदर इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। और लास्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है कि ग्रोथ इन द स्टील इंडस्ट्री बूस्ट डिमांड्स फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन ओर एंड कोल, बेनिफिटिंग द माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। देखो, ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है हर इंडस्ट्री की ग्रोथ को। कैसे? इंडस्ट्री डिमांड को, रॉ मटेरियल लाइक आयरन ओर एंड कोल की रॉ मटेरियल की डिमांड को, स्टील कैसे बनता है? आयरन ओर से और कोल से। कोल और आयरन ओर जैसे मटेरियल को मिक्स करके स्टील बनाते हैं हम, डायरेक्ट स्टील नहीं बनता। तो स्टील इंडस्ट्री क्या करती है? आयरन ओर और कोल के जो माइनिंग होती है उसके रॉ मटेरियल को निकालने के लिए एक एक डिमांड का बूस्ट तैयार करती है, डिमांड तैयार करती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइनिंग कंपनीज में बहुत प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जब सामान इधर से उधर ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी बहुत बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, है ना, एक चीज से कई चीजों में जब फायदा होता है तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, What do we mean when we speak of law enforcement? Law enforcement बताना है। Who is responsible? Who is responsible for enforcement? Enforcement. Why is enforcement so important? कौन रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्समेंट के लिए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये है क्या? ये 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, है क्या, रिस्पॉन्सिबल कौन है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट है क्या। आंसर नंबर 23, आई होप 23 है। लॉ एनफोर्समेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मीनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट पहले देख लेते हैं। मीनिंग मैंने कहा था 3 पॉइंट है। मीनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट क्या है? लॉ एनफोर्समेंट refers to the process of ensuring that laws are followed and obeyed by individuals, groups and institutions in society. It involves taking actions against those who break the law. देखो, लॉ एनफोर्समेंट क्या है कि ये एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि लॉ, जो भी नियम और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। इंडिविजुअल हो, कोई एक अलोता इंसान हो, कोई ग्रुप हो, इंस्टीट्यूशन हो, सोसाइटी में कोई भी लोग हो, उनके द्वारा जो बनाए गए नियम है सरकार द्वारा या संविधान द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, और अगर फॉलो नहीं किए जा रहे तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है, इसको ही लॉ एनफोर्समेंट कहा जाता है। ये तो हो गया आपका पहला। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट। नेक्स्ट हो गया रिस्पॉन्सिबल पूछा था। द पुलिस इंश्योर दैट लॉज आर फॉलोड एंड इन्वेस्टिगेट क्राइम्स। देखो, आपको पता है कि पुलिस इंश्योर करती है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो पुलिस हो गई रिस्पॉन्सिबल। द कोर्ट डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी एंड गिव पनिशमेंट्स। जब वो गिल्टी नहीं है या नहीं है, इसका कौन डिसीजन लेता है? कोर्ट लेता है, जजेस लेते हैं, तो कोर्ट इसका रिस्पॉन्सिबल हो गया। Other government agencies also help in enforcing specific laws like labor laws और environmental laws. तो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और भी हैं, जैसे कि
आपकी वुमेन एम्पावरमेंट एजेंसी है, तो वो इंश्योर करती हैं कि और भी जो लॉज बनाए गए हैं, वो स्पेसिफिक लॉज हैं, वो फॉलो करे जा रहे हैं, नहीं करे जा रहे हैं। जैसे कि लेबर लॉज के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है, एनवायरमेंटल लॉज के लिए अलग से बनाई गई है। तो इसके लिए जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके ऑप्शन की कौन से हो गए, 1, 2 और 3। द पुलिस इंश्योर दैट लॉज आर फॉलोड। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस करती है क्राइम्स के अकॉर्डिंग। तो ये रिस्पॉन्सिबल हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये सब। और नेक्स्ट चलते हैं, वाई इज एनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट। तो तीसरा पूछा गया था हमसे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो इट मेंटेन्स ऑर्डर एंड सेफ्टी इन सोसाइटी। देखो सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे ना तो सेफ्टी भी नहीं होगी। तो ये एक पैटर्न, एक ऑर्डर को मेंटेन करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। और ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को। जब चीज़ें टाइम से होंगी और एक प्रोसेस के साथ होगी और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होगी, तो बिल्कुल सोसाइटी एक नियमानुसार चलेगी। जैसे क्लास में अगर लॉज होंगे, रूल्स होंगे कि इस टाइम पर टीचर आएगा तो बैठ जाएंगे, सब चुप रहेंगे, पढ़ेंगे, तभी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्लास के बच्चे भाग जाएंगे, इधर उधर रुक जाएंगे, तो स्कूल कैसे चलेगा। तो इसी तरह से इट मेंटेन्स ऑर्डर एंड सेफ्टी इन सोसाइटी। इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स पीपल्स राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। देखो अगर रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशन एनफोर्समेंट नहीं होगा, तो इंसाफ कैसे मिलेगा। अगर किसी की एक की गलती है, दूसरे की नहीं है, तो जिसकी गलती नहीं है उसे इंसाफ कैसे मिलेगा। गलती करके कोई भी भाग जाएगा तो जजेस की जरूरत पड़ेगी, तो एनफोर्समेंट की तो बहुत जरूरत पड़ती है। और लोगों के राइट्स छिन जाएंगे, लोगों के हकों का हक कोई भी मतलब जिम्मेदार नहीं होगा। तो लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करती है, लोगों को हक प्रोवाइड कराती है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड कराती है। एक जैसे राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर सिस्टम, यही सब है। तो इट प्रिवेंट्स क्राइम एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अलग अलग हो रहे क्राइम्स को रोकता है, जो भी गलत मतलब हरकतें समाज में हो रही है उस चीज को रोकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। वरना कोई कुछ भी करेगा, कोई क्राइम करेगा, कोई मर्डर करेगा, कोई रेप करेगा, कुछ भी करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको रोकते हैं। क्रिएटिंग अ फेयर सोसाइटी, बिल्कुल एक साफ सुथरी निष्पक्ष समाज बनाने में हेल्प करता है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट इन लीगल सिस्टम, इंश्योरिंग पीपल फॉलोज लॉज विलिंगली। तो ये इंश्योर करता है एक लीगल सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है पीपल को कि वो मतलब उसको चाहकर फॉलो करें, एक ऐसा लॉ जिसको लोग चाहकर फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है। Discuss the various forms that non-cooperation movement took in different parts of India. How did the people understand गांधी जी? लोग गांधी जी को कैसे समझते थे, और ये इसके वेरियस फॉर्म्स बताने हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में चला। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी। ये हमारी हेडिंग हो गई क्वेश्चन में से। अब डिफरेंट नॉर्म्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स अक्रॉस इंडिया कौन कौन सी फॉर्म थी। तो in towns and cities, people boycotted foreign goods, refused to pay taxes and students left government schools। देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ना देश को आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों ने, जो बाहर से लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, उनको बॉयकॉट करना था। तो उन नॉन कॉपरेशन में क्या था, जो भी उनके द्वारा चलाई गई चीजें थी, जो भी उनके द्वारा बेची गई सर्विसेज थी, जो भी उनके द्वारा सपोर्ट सिस्टम था, पूरा सिस्टम को ही उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। उन्होंने नॉन कोऑपरेट करने का फैसला लिया था। तो यही एक मूवमेंट था जिसमें कोऑपरेट ही नहीं करना था। तो टाउन्स और सिटीज में क्या हुआ, फॉरेन गुड्स, जो बाहर के बने हुई चीजें थी, खाने पीने की या कोई भी सामग्री थी, उसको बॉयकॉट कर दिया। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, टैक्स देने से मना कर दिया। और स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया। ये हमारे पास एक ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट, इन कंट्री साइड एरिया, ये तो होगी टाउन्स और सिटीज़ की बात, अलग अलग अक्रॉस इंडिया बताना है ना, अलग अलग जगह की बात है। तो इन कंट्री साइड एरिया जो बिल्कुल आउटर पे हैं, एज पर हैं, स्टेट के एज पर हैं, गांव हैं, देहात हैं, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार लोग होते उनके खिलाफ जाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के वो वफादार हुआ करते थे। एंड ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश की बनाई पॉलिसीज थी, ब्रिटिश लोगों की बनाई पॉलिसीज थी, उनको रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया, रिफ्यूजिंग टू पे हाई रेंट्स एंड टैक्सेस। हाई रेंट्स, जो लोग पैसा ज़्यादा लेते थे, लैंड का हो या किसी भी चीज़ का हो, कोई चीज़ गिरवी रखी है, और टैक्सेस है, उन सबको देना बंद कर दिया। Next, in tea plantations, workers demanded better wages and working conditions inspired by the movement. देखो, मूवमेंट से इंस्पायर होके जो टी प्लांटेशन से हैं, या फॉर एग्जांपल है ये तो टी प्लांटेशन, लेकिन जितने भी प्लांटेशन ये कुछ हो रहे हैं, उनके जो एक किराया जाता था, उस किराए को देना बंद कर दिया, उस किराए के खिलाफ खड़े हो गए, वर्किंग कंडीशन इंस्पायर्ड बाय द वेजेस एंड उसके सब प्लांटेशन सब डिमांड करने लगे अच्छे, मतलब आप ऐसे मान लो कि अगर किसी को किराया देना पड़ता था तो वो किराया कम देने लगा, और कोई किसी चीज को बेचता था सरकार को तो वो उससे अच्छा किराया मांगने लगा। मतलब मैं पहले 2 रुपए में बेचता था, तो अब मैं कह रहा हूँ मेरे चीज की वैल्यू 5 रुपए है, तो मुझे 5 रुपए के हिसाब से ही बेटर चीजें दो, बेटर वेजेस दो, है ना, बेटर कंडीशंस दो मुझे काम करने की। तो सबने कोऑपरेट करने से मना कर दिया, और अपने तरीके से लोग सामने आए। हाउ पीपल अंडरस्टूड गांधी जी, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, हाउ अंडरस्टूड people understood Gandhiji. So people, peasants saw him as a leader who could end their oppressions. लोगों को लगता था जो उन्होंने ऑपरेशंस चलाए हैं, गांधी जी एक ऐसे लीडर है, आएंगे उसको कंप्लीट करके जाएंगे, उसको खत्म करेंगे, इंतजार करते थे लोग उनका। वर्कर्स एंड लेबर्स, वर्कर्स एंड लेबर्स वर्कर्स एंड लेबर्स बिलीव्ड ही स्टूड फॉर देयर राइट्स। लोगों के लिए वो खड़े रहेंगे। लोग सोचते थे, या जो भी मजदूर लोग होते थे, या कोई कहीं काम करने वाले लोग होते थे फैक्ट्री में, वो सोचते थे कि उनके हक के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। लोग उनको इस तरह से समझते थे। मैनी व्यूड हिम एज अ महात्मा, ग्रेट सोल। वो समझते थे वो एक ग्रेट सोल है, एक महान आत्मा है, विद मैजिकल पावर, जिनके पास बहुत ही मतलब अद्भुत जादूगरी शक्तियां हैं। हु कुड फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और वो आएंगे जादुई शक्तियों से अपने देश को, जो भी अंग्रेज आए थे उनसे बचा लेंगे। तो इस तरह से लोग उनको देखते थे, समझते थे। ये 3 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट हाउ पीपल अंडरस्टूड गांधी जी। 3 पॉइंट डिफरेंट फॉर्म्स अक्रॉस इंडिया, ये कैसे अलग अलग था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उससे पहले इन्फोर्समेंट था क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ये था हमारा कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लिंक देयर स्ट्रगल्स टू द गांधीजीज कॉल फॉर स्वराज, सेल्फ रूल एंड जस्टिस। ठीक है, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है कि अलग अलग सेक्शन, सोसाइटी के सेक्शन थे, वो जुड़े हुए थे गांधी जी की एक स्वराज वाली बात से, सेल्फ रूल के, खुद रूल करो और खुद चीजें बनाओ, है ना, तो आप और जस्टिस पाओ। तो इस तरह से गांधी जी को लोग समझते थे कि वो कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रीड द सोर्स given below and answer the questions that follow. In the 1830s, विलियम एडम, a स्कॉटिश मिशनरी। देखो, आप इसको कंप्लीटली आराम से पढ़ना, मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट आता हूँ। पहले आप देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, आप पेपर में बिचल मत जाना कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, भैया ने सर ने तो पहले कहा था कि क्वेश्चन पढ़ना है। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 25 में रीड द सोर्स गिवन बिलो, इसको रीड करना है, एक इजी वे में भी रीड करना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें याद करने की कोशिश करनी है, अंडरलाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ तक जाना। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप क्या करना कि कुछ पॉइंट्स पर अंडरलाइन कर लेना, बस कि हाँ ये लगता है मुझे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट भी नहीं कि आपको लगता है जैसे बंगाल की बात की गई है, जैसे कंपनी, एजुकेशन इन वर्नाकुलर सिस्टम, एजुकेशन की बात की गई है, विलियम एडम की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 1 लाख पाठशाला की बात की गई है बंगाल और बिहार में। फिर इस तरह से पढ़ते जाना, और एक आधी लाइन मतलब अंडरलाइन करते जाना, फिर आपको ध्यान रहेगा। हाँ, जैसे
दिस सिस्टम एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की बात की गई है ना। वह स्टार्टेड बाय टीचर, एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय टीचर, गुरु की बात की गई है। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। William Adam observed that the Pathshala system was highly flexible and suited to local needs. If you were to design a modern school system inspired by these Pathshala, what feature would you keep and what changes would you make to balance traditions with modern education? कहा गया है कि विलियम एडम ने आकर ऑब्जर्व किया था कि ये पाठशाला सिस्टम जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। मतलब अमीर हो गरीब हो, लंबा हो छोटा हो, लोग किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, सब के लिए बराबर एजुकेशन था। सबके लिए चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो इस अगर हम इफ़ यू वर टू डिज़ाइन, अगर हम मॉडर्न स्कूल सिस्टम को डिज़ाइन करें पाठशाला सिस्टम से इंस्पायर होके, तो हम किस किस चेंजेस को, किस किस फीचर को साथ रखेंगे, किस किस फीचर को मॉडर्न एजुकेशन को बनाने में, बैलेंस करने में साथ रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। These institutions were set up with at least the system of education very flexible. Few things that you associate with the schools today were present in the पाठशाला at the time. देखो आंसर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी चीज़ें, फ्यू थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं वो जो एसोसिएट करी जाए स्कूल्स के लिए, जो कि आज के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। तो लिखा तो है फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम आर। तो आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। द थिंग्स आर, देयर वर नो फिक्स फी, एक चीज हो गई, वन। टू, नो प्रिंटेड बुक्स, दो। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, तीन। नो ब्रांचेस ऑफ बेंचेस एंड चेयर्स, चार। नो ब्लैक बोर्ड्स, पाँच। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, छः। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, सात। नो एनुअल एग्जामिनेशंस, आठ। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, नो। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पाठशाला स्टॉप्ड क्लासेस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन? आपको क्या लगता है कि पाठशाला को क्यों रोक दिया जाता था हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर? हाउ डिड दिस सिस्टम बेनिफिट रूरल चिल्ड्रन? और ये रूरल चिल्ड्रन जो गांव के लोग बच्चे थे उनको कैसे हेल्प करता था? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट डिफरेंट क्लासेस ऑल द टाइम द गुरु इंटरेक्ट सेपरेटली चिल्ड्रन वाज सूटेड लोकल नीड्स क्लासेस वर नॉट ड्यूरिंग द टाइम वेयर रूरल चिल्ड्रन ओपन। देखो फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स। देखो बच्चे क्या करते थे जब सीजन आता था हार्वेस्ट का, कटाई का सीजन आता था, तो बच्चे अपने फैमिली के साथ खेत में काम करने चले जाते थे, इसलिए स्कूल बंद हो जाते थे, पाठशालाएं बंद हो जाती थी। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन, वो पाठशाला दोबारा से स्टार्ट होती थी व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, जब जो फसल होती थी वो कट जाती थी और घरों में स्टोर हो जाती थी। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। इससे पता चलता था जो लोग गरीब हैं, जो साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो भी पढ़ पाते थे। तो इसका आंसर लिखते हैं हम। Why do we think why do we think the Pathshala stopped classes during the harvest season? How did this system benefits? ये कैसे रूरल चिल्ड्रन को बेनिफिट देता है? तो आइए, ये तो शायद नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं इसका आंसर, खुद ही लिख लेते हैं, पेपर में से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक तो हो गया पॉइंट कि वो अपने माता पिता की हेल्प करने के लिए खेतों में चले जाते थे, इस वजह से। तो लिखते हैं आंसर। आंसर सेकंड है शायद। पाठशाला stopped classes during पाठशाला because children were need to have their were need
टू हेल्प their families in the फील्ड। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, और ये भी लिखना है बेनिफिट्स ऑफ रूरल चिल्ड्रन कि कैसे बेनिफिट करता है, तो ये भी लिख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रूरल चिल्ड्रन, दिस फ्लेक्सिबल system allowed them to support their family with farm work। और आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, वाई स्टिल कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन एट अदर टाइम ऑफ द ईयर। आप इतना ही आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, अगर एक नंबर का है, लेकिन अगर दो नंबर का है तो आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेयर वर द क्लासेस इन पाठशाला कॉमनली हेल्ड। देखो लिखा हुआ है, एक चीज गिवन है, एट द गुरुज होम, ये लिखा है इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री, ये लिखेंगे आप, आंसर है आपका इन classes were held under a banyan tree in other places, in the corner, in a village shop or a temple or at guru's home। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले आपने इजीली अपने पैसेज पढ़ लिया, मेन मेन पॉइंट नोट कर लिए, जैसे 1800 की बात की गई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की गई है, ऐसे पढ़ते जाएंगे और स्ट्रेटली देखते जाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीजन फॉर द स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ बिफोर द 1800। तो जो स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ की मेन रीजन था 1800 से पहले, देखो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देखो until the 1800, the world's population grows steadily but slowly. Large number of babies were born, but they died early too. This was This was as there were no proper health facilities, sufficient food was not available for the people। देखो लोगों के पास sufficient food नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, बच्चे पैदा तो बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन जल्दी मर जाते थे। इस वजह से एक स्लो प्रोसेस था, मतलब कि मेन रीज़न था स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ का, यही मेन रीज़न था स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ का 1800 से पहले। और ये चेंज कैसे हो गया इसके बाद, आइए देखते हैं। यही आपका आंसर है कि the world's population grew steadily but slowly। Large number of, यहाँ से आप लिखेंगे large number of babies were born but they died earlier too। This was there were no proper health facilities, sufficient food was not available for all the people। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is meant by the term population explosion। देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर लिख लेते हैं सेकंड का 26 के, ठीक है।
Population explosion refers to a rapid population explosion refers to a rapid and significant significant increase in the population over a short period, यही आपकी population explosion है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो एक गिवन है आपका, जो farmers were not able to produce enough meat food requirement of all the world's population within 150 years. Population with the often population explosion of the population. The main reason for this growth was that the birth rate are usually, देखो आंसर है birth rates are usually, आप लिखेंगे ऐसे, usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1000 people. Death rates are usually measured using the death rate, that is the number of deaths per 1000 people. Migrations is the movement of people in and out of an era. Births, देखो आप अगर दो से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप पूरा लिखेंगे बर्थ से लेके लास्ट तक, लेकिन अगर एक नंबर क्वेश्चन है जैसे कि दिया गया है तो आप लिखेंगे सिर्फ इतना, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री, ये आपका आंसर है, ऑफ अ कंट्री कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया and there was hardly any enforcement of these laws. The environment was treated as a free entity and any industry could pollute the air and water. देखो पहले बात की गई कि 1984 से पहले एनवायरनमेंट जो था, एयर जो थी, उसको कोई कैसे भी यूज कर सकता था, वो एक फ्री एंटिटी थी। तो लोग पॉल्यूशन करते थे, बहुत हादसे हुए, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, उसका जिक्र किया गया है, आपकी बुक से ही ये पैसेज उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है इसका 27th का पार्ट, 2 नंबर का है। द भोपाल डिजास्टर लेड टू स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया इफ सच लॉज हैड एग्जिस्टेड बिफोर 1984। अगर ये 1984 से पहले जो स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए थे ये पहले अवेलेबल होते या एग्जिस्ट करते, हाउ मैट द डिजास्टर हैव बीन प्रिवेंटेड, कैसे डिजास्टर बचता और क्या इम्पैक्ट पड़ता इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो सकता था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमने 27th का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। अब हम इसमें इफ स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज, जो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज हैं, जो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज हैं, अगर ये एग्जिस्ट करते बिफोर 1984, द भोपाल डिजास्टर कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। भोपाल डिजास्टर जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो नहीं होती, कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, बचाई जा सकती थी बाय इंश्योरिंग स्ट्रोंगर सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी स्ट्रोंग होती, स्ट्रोंग सेफ्टी मेजर्स होते, रेगुलर इंस्पेक्शंस होते, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडस्ट्रीज पर, द इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज वुड हैव बीन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर। इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता वो होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती वर्कर्स के ऊपर, एनवायरमेंटल सेफ्टी हो जाती, इंक्रीज कंप्लायंस कॉस्ट हो जाती, लोग चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती, बट आल्सो रिड्यूस रिस्क ऑफ सच डिजास्टर्स इन द फ्यूचर। चीज़ों की वैल्यू तो बढ़ जाती लेकिन भले ही महंगी चीज़ होती लेकिन रिस्क कम हो जाता फ्यूचर में किसी डिजास्टर होने का। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 27th के सेकंड पर चलते हैं। Why was the environment considered a free resource before 1984? देखो 1984 से पहले
हम एनवायरनमेंट को फ्री रिसोर्स क्यों, एक फ्री एंटिटी क्यों मान के चलते थे? तो बिफोर 1984, ये सेकंड हो गया, the environment was considered a free resource because industries and people use natural resources without restriction. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बिना रिस्ट्रिक्शन के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता था। इसलिए एज्यूमिंग दैट हम ये समझ लेते थे कि हवा पानी हमारे लिए फ्री है एंड लैंड कुड बी यूज फ्रीली फॉर वेस्ट। और हवा पानी और जो भी बचा हुआ, मतलब किसी की जमीन नहीं है, जंगल है, खेत है, या कोई भी एक्स्ट्रा ज़मीन है, वो ज़मीन हम सोचते थे कि ये तो फ्री है, कोई भी हम इस पर पोल्यूशन कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेस्ट कहीं भी फेंक सकते हैं, डिस्पोजल हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उन पर विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। और हम उनका रिजल्ट भी नहीं सोचते थे, कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बिना सोचे कि आगे क्या चलकर क्या होगा, बस कूड़ा फेंकते जाते थे। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेंगे। और थर्ड, हाउ डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अफेक्ट पीपल हु वर नॉट वर्किंग इन द फैक्ट्री? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे अफेक्ट करती थी उन लोगों के लिए जो फैक्ट्री में काम नहीं करते थे? तो इसका थर्ड आंसर लिख लेते हैं, 27 का थर्ड। तो भोपाल, द भोपाल गैस ट्रेजेडी affected people not working in the factory, जो काम नहीं करते थे उनको कैसे अफेक्ट किया? as the toxic gas spread in the air, causing breath problem, breath problems, blindness, and even death among thousands of residents in nearby area. ठीक है, ये आपका 27 का थर्ड आंसर हो गया। तो ये कंप्लीट हो गए तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट इन नॉर्थ इंडिया। झांसी और कानपुर आपको बताना है। इंडस्ट्रियल रीजन्स अहमदाबाद, विशाखापट्टनम बताना है। विच सिटी इन द इंडिया विटनेस द वर्स्ट इंडस्ट्रियल गैस ट्रेजेडी? ये आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और न्यू दिल्ली, कैलकाटा बताना है। ये सब आपको मैप पर बताने हैं, पॉलिटिकल मैप पर। तो आपके पास एक पॉलिटिकल मैप होगा पेपर में, आपको क्या क्या बताना है आप देखते हैं। आपको दिल्ली बतानी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर दिल्ली है। आपको कैलकाटा बताना है, ये रहा आपका कैलकाटा। कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये रहा आपका विशाखापट्टनम। ये आपका भोपाल, देखो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सेंटर में है भोपाल। ये आपका भोपाल। ये आपका लखनऊ के बिल्कुल नीचे कानपुर है यहाँ पर। यहाँ पर आपका झांसी है, यूपी में बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीच में जो जगह है यहाँ पर झांसी है। और हमसे क्या पूछा गया था? झांसी हो गया, कानपुर हो गया,
अच्छा, अहमदाबाद रह गया हमारा। और अहमदाबाद हमारा गुजरात में, गांधीनगर के बिल्कुल नीचे अहमदाबाद है। गांधीनगर तो कैपिटल है गुजरात की, तो ये अहमदाबाद हो गया। तो पेपर में आपको ऐसा मैप तो मिलेगा ही नहीं, चीजें पहले से लिखी हुई तो मिलेगी नहीं। देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 चीज ढूंढ ली हैं, और कितनी पूछी गई थी? 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक। तो पेपर में आपको क्या ध्यान रखना है? मध्य प्रदेश के सेंटर में भोपाल है, तो मध्य प्रदेश के सेंटर में भोपाल है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश और के बीच में यूपी की एक लाइन आ रही है, इसके बिल्कुल सेंटर में झांसी है। यहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ के बिल्कुल नीचे कानपुर है। ये आपका दिल्ली है। और ये आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के बिल्कुल यहाँ पर कोलकाता है। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तो आपका अलग देश है, वेस्ट बंगाल है आपका, यहाँ पर कोलकाता है। आंध्र प्रदेश में ध्यान से देखो, ये आपका जो आंध्र प्रदेश है, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर विशाखापट्टनम है। तो आंध्र प्रदेश के बिल्कुल यहाँ पर विशाखापट्टनम है। ध्यान रखने हैं आपको, ये आपको पेपर में ये मैप मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। फिर आपको बताना है अहमदाबाद। देखो गुजरात में सेंटर में यहाँ पर थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ गांधीनगर है, उसके नीचे अहमदाबाद है। तो गुजरात में बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा साइड में राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पर अहमदाबाद है। और दिल्ली आपका हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, सातों चीज आपकी हो गई, तो कंप्लीट हो गया आपका। ये आपका एग्जाम में हेल्प करेगा। आप इस पेपर को दोबारा सोल्व करिए, कुछ भी करिए, आंसर्स के स्क्रीनशॉट लिए, बस इन आंसर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। आपके पेपर में डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आने की बहुत बहुत चांसेस हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।